अब हम अपना लेसन कंटिन्यू करेंगे, द नीड ऑफ पार्लियामेंट। अब ये टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा जो है और द अपर हाउस रिप्रेजेंट द स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, विच हैव सीट्स इन द पोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। जिस स्टेट्स की जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा में जाते हैं मेंबर्स चुन के। और कैसे चुने जाते हैं? जो लोकसभा में एमपीज होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग ये चुन के जाते हैं। ये परमानेंट हाउस है। हाउएवर हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 years, 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं ना, उनका काम कार्यकाल, मतलब उनका यहाँ पे लोक राज्यसभा में फिनिश हो जाता है। कार्यकाल कहते हैं टेन्योर का, मतलब 2 साल के लिए ही कोई भी पर्सन राज्यसभा का मेंबर रह सकता है। सो एवरी मेंबर हैज़ 6 years के लिए रह सकता है। हर 2 साल बाद 1/3 हट जाते हैं। एवरी मेंबर हैज़ 6 years, 6 साल के लिए रह सकता है। राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी इसकी स्ट्रेंथ 245 है। आउट ऑफ 245 में 233 जो है वो स्टेट्स की हैं और यूनियन गवर्नमेंट और टेरिटरीज की हैं। बाकी 12 जो है उसे प्रेसिडेंट, एमिनेंट पर्सनालिटीज जैसे कोई फेमस राइटर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, इनको अपॉइंट करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में पीटी ऊषा का नाम राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुआ है। अलग अलग फील्ड से होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द हाउस, यानी वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन who is chosen by the member of the Rajya Sabha presides over the meeting of the Rajya Sabha members, presides over the meeting। राज्य सभा मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे लोकसभा की जो शुरू होती है, जब लोकसभा बहुत टाइम, मतलब जो भी उनके सेशन होते हैं पूरे साल नहीं होती, ये साल में कुछ महीनों में होती है। तो उसको प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे उसकी मीटिंग को शुरू करता है और एक लोकसभा स्पीकर होता है जो पूरा, जब हम पार्लियामेंट का फंक्शन पढ़ेंगे उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो सारा किस मेंबर को कितना बोलने का टाइम देना है, क्या है, वो सब वो डिसाइड करता है। जैसे आपके क्लास में क्लास टीचर होती है, वो बताती है क्या क्या करना है, ऐसे ही लोकसभा स्पीकर। लेकिन राज्यसभा में जो मेन हेड होता है, स्पीकर होता है, जो सारा काम देखता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं हुआ या कुछ कारणों से वो ऑफ पे है, तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो देखता है, सारी मीटिंग्स वो करता है। अब है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को भी दोनों हाउसेस के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को वो करते हैं। 5 साल के लिए इसका पीरियड होता है। ये राज्यसभा का सारा काम देखता है। अब कभी प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली है, मतलब कई प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, बीमार है, वो अपनी पोस्ट पे नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट का काम कौन देखता है? सारा वाइस प्रेसिडेंट। अब है आपका लोकसभा। लोकसभा और द लोअर हाउस, दिखने में लग रहा है, देखिए राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, इससे लग रहा है कि लोकसभा कम पावरफुल है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा से। कंप्राइजेज मेंबर्स, इनमें वो मेंबर्स होते हैं हु आर डायरेक्टली चूजन बाय द पीपल, जो लोग चुनते हैं, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो 18 साल से ऊपर है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पर्पस के लिए कंट्री जो है वो सेवरल कॉन्स्टिट्यूंस, अलग अलग एरियाज में डिवाइड होती है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब प्रेजेंट लोकसभा में 545 सीट्स है। मैंने 542 या 43 बोला था, तो वो बुक्स आपकी देख लेना, जिसकी बुक जो कह रही हो वो ले लेना। 545 सीट्स हैं, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 13 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, इफ़ ही और शी फॉल्स कम्युनिटी जो है वो इनसुफिशेंटली रिप्रेजेंटेड है। मीन्स हर एक कम्युनिटी जो इंडिया में रहती है, सबके मेंबर्स पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो अगर किसी के हैं नहीं, किसी कम्युनिटी के मेंबर नहीं हैं,
तो उसको पार्लियामेंट नॉमिनेट कर सकता है। बुक ये कह रही है, लेकिन शायद जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा है, आई एम नॉट फाइनल, अपनी टीचर से पूछना, अब ये रूल बंद हो गया एंग्लो इंडियंस का, शायद अब प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 साल, क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। However, the president can dissolve the houses before the completion of his tenure if the ruling party loses majority. अगर किसी रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी चली जाती है, यानी जितना मेजोरिटी के लिए चाहिए मेंबर्स 300 कुछ चाहिए, उनसे कम हो जाते हैं, तो डिसॉल्व द लोकसभा मतलब कि वो लोकसभा के मेंबर्स को ख़त्म कर सकता है, यानी कोई लोकसभा नहीं है, फिर फर्स्ट फ्रेश इलेक्शंस होंगे कंट्री में, और फिर उन इलेक्शंस में जो एमपीज चुन के जाएंगे वो पार्लियामेंट बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर इमरजेंसी है, इट्स टेन्योर्स कैन बी एक्सटेंडेड ऑफ ईयर, मतलब कि किसी कारणवश इमरजेंसी इलेक्शन नहीं हो सकते, तो जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट उसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है। वंस द इलेक्शंस रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जब एक बार इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, पार्लियामेंट को ये सारे काम करने पड़ते हैं जो पार्लियामेंट बन गई। अब पार्लियामेंट के क्या काम है, ये है सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट, यानी जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसको चुनना। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स आर आउट, एक बार इलेक्शन के रिजल्ट आउट हो गए, द पार्टी दैट विन्स अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब वो पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली है उसको प्रेसिडेंट इन्वाइट करते हैं कि जी आप उनके हेड को कि आप गवर्नमेंट बनाइए। टू फॉर्म द गवर्नमेंट पार्टी शुड हैव एटलीस्ट, देखिए 272 और ज़्यादा, 272 या इससे ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए, आधे से ज़्यादा। अगर कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, देन 2 और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव, मतलब जिनकी सोच सेम है, जो कंट्री के लिए सेम करना चाहती हैं, कैन कम टुगेदर, वो इकट्ठे आ सकती हैं टू फॉर्म द कोलिएशन गवर्नमेंट, कोलिएशन गवर्नमेंट वो बना सकती है। मैंने पहले वीडियो में बोला 300 से ज़्यादा, लेकिन वो मैं हाफ करना गलत, मैंने हाफ किया, 550 होती है ना, तो उसका हाफ से ज़्यादा, चाहे एक ही सीट ज़्यादा हो हाफ से, तो अगर है किसी पार्टी के पास तो वो गवर्नमेंट बना लेगी। पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन रूलिंग पार्टी, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो गवर्नमेंट में चली गई, लेकिन जो गवर्नमेंट में नहीं गई, अगर आप देखो जैसे बीजेपी और कांग्रेस लड़ रहे हैं, बीजेपी में गवर्नमेंट बनाई तो ये थोड़ी है कि पार्लियामेंट में सारे बीजेपी के ही मेंबर्स होंगे, और भी पार्टीज़ हैं जिनके कांग्रेस के जिसके मेंबर्स गवर्नमेंट में नहीं हैं, तो वो क्या बनाती हैं, अपोजिशन पार्टीज़। और अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोई भी काम मान लो गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो ये अपोजिशन आवाज़ उठाती है पार्लियामेंट में और लोगों को भी बताती है, तो लोगों को पता चलता है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट में सारे एमपीज बैठते हैं तो ये लॉ बनता है, और उसके बाद इनको एग्जीक्यूटिव्स जो है, यही जो नेता और आईएएस जो लोगों को ये इम्प्लीमेंट कराते हैं, मतलब लागू करते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ये पार्लियामेंट में जो लॉ है उनका काम है, जो कंसर्न्ड नेता है, भाई जैसे कोई कानून बना, अब जैसे हमारे इंडिया में कृषि कानून आए थे जो अब रद्द हो चुके हैं, तो पहले उसको किसने, पार्लियामेंट में वो लॉ बने, फिर एग्जीक्यूटिव कौन, जो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और आईएएस, वो इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज द सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा का काम है, एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन करना, यानी मिनिस्टर्स का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो काम करेंगे, क्योंकि जब तक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तो वो काम ही नहीं करेंगे। द रूलिंग पार्टी चूजेस, क्या करती है रूलिंग पार्टी, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो पार्लियामेंट रियल हेड जो होता है उसको चूज करते हैं, वो फिर दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अब देखो जितने भी हैं, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, सारे अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, ये किसको सारे रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। और अब जब एक गवर्नमेंट बनती है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नाम दिया है एग्जीक्यूटिव के, मेन पार्लियामेंट का काम होता है गवर्नमेंट बनाना। तो ये एग्जीक्यूटिव्स जो है, ये जो मिनिस्टर्स हैं, सबसे पहले इनमें होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि मेजॉरिटी वाली पार्टी जो गवर्नमेंट बना रही है उसका हेड। जैसे इस समय बीजेपी के हमने अपना नेता चुना नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। अब उनके पीएम बनने के बाद वो अपनी ये टीम चुनते हैं, यानी अलग अलग मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर,
और फिर ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट के एडवाइस पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। शपथ समारोह होता है ना, तो सबको अलग अलग शपथ दिलाई जाती है। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मेन वही काम करता है। और सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये आपके सारे जो अभी मैंने आपको बताए। प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी मेन रोल होता है। होल्ड ऑफिस 5 साल के लिए ऑफिस में बैठता है, या जब तक मेजोरिटी है। चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन होता है। प्रेसिडेंट को जो भी अपॉइंटमेंट होती है ना, जजेस इलेक्शन कमीशन, जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि ये करो। और ये सबको पोर्टफोलियोज, मतलब मंत्री चुन लिए, किस मंत्री को कौन सा मिनिस्टर बनाता है, कौन सा काम देना है, और उनका काम की सारा देखना प्राइम मिनिस्टर करता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स मिनिस्टर हु आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो काम देखेंगे वो कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसको भी इम्प्लीमेंट करता है। 3 कैटेगरीज है मिनिस्टर की। कैबिनेट मिनिस्टर जो कोर होते हैं और इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मीन्स इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो या कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर काम करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को सपोर्ट करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब उनके काम में उनकी मदद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन लेने की, और इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कोई अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। देखिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेना चाहती है या लॉ बनाना चाहती है तो सबसे पहले ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, और प्राइम मिनिस्टर या कोई और इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे, वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये हमें ज़रूरत है या नहीं है। फिर उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो वो पार्लियामेंट जाता है। पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, और अगर उस पर मेजॉरिटी मिल जाती है पार्लियामेंट में तो वो लॉ बन जाता है। अब इसको मेजॉरिटी लेने के लिए अपोजिशन पार्टी हाँ भी कर सकती है और ना भी। तो वो जो डिसीजन मेकिंग होता है कि ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, जिसकी डिस्कशन हो रही है वो पार्लियामेंट में होती है। तो पार्लियामेंट में अपोजिशन भी है प्लस रूलिंग पार्टी भी है, तो वहाँ उसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर है वो सारे। अब जब कोई लॉ बनता है तो वो पूरा पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, उसके फ़ायदे नुकसान सब, फिर वोटिंग होती है। अब जैसे गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है ना, ऐसे ही कोई भी लॉ पास करने के लिए भी मेजॉरिटी चाहिए होती है। वोट्स काउंट होते हैं जो वहाँ पे मेंबर्स बैठे होते हैं, तो उनमें अपोजिशन पार्टी भी होती है, तो लॉ बनाने में अपोजिशन पार्टी भी मदद करती है। लेकिन जब वो लॉ बन जाता है ना तो उसको लागू करना वो गवर्नमेंट का काम होता है, प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, और कुछ हद तक आईएएस। तो आईएएस तो एक अलग केस हो जाता है, उसको हटा दो, तो ये गवर्नमेंट का हो जाता है। तो फिर उसमें आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स, यानी जो गवर्नमेंट में है, और इनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता, पहले वो अपने मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करेगा, बाद में वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, तो इसलिए नाम दिया गया है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब द मेंबर्स हु चूज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी वो एक मेंबर चूज करते हैं सब, जो कि सारा कामकाज देखेगा लोकसभा को, उसको हम कहते हैं स्पीकर। हु कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स एज वेल एज द मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, में ऑर्डर बना रहे हाउस में, उसको ये करता है स्पीकर। अब स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सारा जो भी काम होता है ना, जो भी पार्लियामेंट में सेशन चलता है, नेता बोलते हैं, वो सब कब किसकी बारी आएगी, किसको कितना टाइम देना है बोलने के लिए, क्या डिस्कस कर सकते हैं हम मैटर्स, वो सब स्पीकर डिसाइड करता है। और स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर। कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, ये भी पार्लियामेंट का काम है। One of the main aspect of parliamentary democracy is that the executive is answerable to the legislature. एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर में आंसर देना पड़ता है। देखिए ये कैसे है कि पार्लियामेंट में सारे बैठते हैं, एक लोकसभा करके चैनल भी आता है, अगर आप देखो तो जब सेशन चल रहा होता है ना, सब पार्लियामेंट के मेंबर बैठे होते हैं। गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया, उसका अगर कोई गलत असर हो रहा है, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी नेता को कोई प्रॉब्लम है, तो वो पार्लियामेंट में आके बोलता है उसके बारे में, और फिर
जो जिसकी जिम्मेवारी है ना, वो जिस भी नेता की जिम्मेवारी है, जिसके भी नेता के पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसको उसका जवाब देना पड़ता है कि ऐसा क्यों है और वो कैसे ठीक होगा। इसलिए लिखा है द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि कोई अगर अपोजिशन का मेंबर भी है वो भी सवाल उठा दे तो जवाब तो जो सरकार है उसको देना है ना। द गवर्नमेंट हैज़ टू गिवन एन अकाउंट ऑफ इस पॉलिसीज एंड एक्सपेंस अक्कर टू द पार्लियामेंट। अब एक बजट सेशन आता है, बजट आपने सुना होगा, उसमें गवर्नमेंट कितना खर्चा कहाँ करेगी, कितना खर्च चुकी है, ये सब भी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। अपोजिशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सिस्टम ऑफ eliciting essential information